बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डीएनए जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे और हर काम अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू होना चाहिए, इसलिए हमने भी बिस्मिल्लाह से इसका आगाज़ किया। फिर खुदनुमाई मत समझना इसको, बस ऐसे ही जी चाहा तो मैंने अपना नाम लिखने के बजाय अपनी तस्वीर रख दी। बहरहाल आज हम डीएनए को मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डीएनए इज़ कॉल्ड मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज इट इनहेरिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। डीएनए को मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस इसलिए कहते हैं कि ये वालिदैन की खुसूसियात को औलाद में मुंतकिल करता है। दरअसल ये एक लंबी चौड़ी कहानी है। एक आम आदमी भी इतना ज़रूर जानता है कि वालिदैन की कुछ खूबियाँ औलाद में मुंतकिल हो जाती हैं। तो वो कौन सी खुसूसियात हैं जो मुंतकिल होती हैं और कैसे होती हैं, कौन सा केमिकल है, कौन सा मटेरियल है, ये सारी डिस्कशंस इंसान के जहन में सवालात उठे हैं, तो उसके जवाब देने की कोशिश करता है। तो इन सारे सवालात के जवाबात बड़े लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बाद, लोगों की मेहनतों और मुशक्क़तों के बाद, तजर्बात की सीरीज़ के बाद ये बात पता चल गई कि डीएनए मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस है। तो इसका सबूत क्या है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर में इसी बात का जिक्र होगा। अब दरअसल हम इसको डीएनए मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस को साबित करने के लिए 3 साइंसदानों के काविशों का जिक्र करेंगे। इसमें सबसे पहला जो है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है, जो ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था बरतानिया का, और उसने 1928 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। दरअसल उसका मकसद डीएनए मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस है ये साबित करना नहीं था। वो तो बायो केमिस्ट है, तो मुख्तलिफ़ तरह के मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहा है और माइस एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो कुछ अनयूजुअल ऑब्जर्वेशंस थी जिनको उसने हाईलाइट किया। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है उसमें सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं है। 1944 में ऑसवर्ल्ड एवरी के नाम से एटॉल कहलाते हैं, 4-5 साइंसदानों का ग्रुप है। उन्होंने भी डीएनए मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस से इस पर बहस या इस सीरीज़ के एक्सपेरिमेंट्स किए। आखिरी जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो मार्था चेज़ वगैरह ने किए हैं, हर्शे और अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज़ ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1928 से लेकर 1952 तक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि डीएनए इज़ द मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस। अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया है, यहाँ मैंने लिखा है कि बायोकेमिस्ट था। बायोकेमिस्ट उनको कहा जाता है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। तो ये इसने मखसूस बैक्टीरिया का एक ग्रुप था, स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनी इस बैक्टीरिया का नाम है। और आप जानते हैं बैक्टीरिया की शक्लों के लिहाज से 3 बड़ी अक़साम हैं। जो गोल अक़साम हैं उनको कोकस कहा जाता है। एक को कोकस, एक से ज़्यादा को कोक्साई, दूसरी बेसिलाई है, तीसरी विब्रियो वगैरह हैं। बहरहाल इसका जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल या ऑर्गेनिज़म है वो स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनी के नाम से एक बैक्टीरिया है, जो जानवरों में ख़ास तौर पर माइस के ऊपर उसने देखा कि ये नमूनिया काज करता था और नमूनिया की वजह से माइस मर जाते थे। तो ग्रिफिथ ने जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया सेलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो 2 तरह के थे। एक को एस टाइप और दूसरे को आर टाइप कहा जाता था। मैं पहले स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में 2-4 बातें बताऊं ताकि हमारे कन्फ्यूजन ना रहे। बैक्टीरिया अगर गोल हो तो कोकस कहते हैं, एक को कोकस, एक से ज़्यादा को कोक्साई। अगर ये 2 हों कॉलोनी की शक्ल में, 2 से बड़ी कॉलोनी नहीं हो तो ऐसी कॉलोनी को डिप्लोकोकस कहते हैं। ये अकेला कोकस है
और 2 वाला ये डिप्लोकोकस है, और 4 वाले को टेट्रेट कहते हैं। 4, ये 2 ऊपर 2 नीचे, इस तरह से टेट्रेट कहलाता है। अगर कॉलोनी में 4 से ज़्यादा हो या इवन 4 भी हों लेकिन वो कॉलोनी इस तरह सीधी हो, तब उसको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। असल में आजकल स्ट्रेप्टोकोकस भी नहीं कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोक्साई कहते हैं, क्योंकि कोक्साई जमा है। तो यूँ समझ लो उसके स्टॉक में, जिन बैक्टीरिया पर वो तजर्बात कर रहा था, उसके स्टॉक में ये स्ट्रेप्टोकोक्साई थे, नमूनिया कॉजिंग थे, इसलिए इनको स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी कहा जाता था। और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की 2 अक़साम थी। एक टाइप तो ये वाली है और दूसरी टाइप ये थी। अब इन दोनों की कॉलोनी की शेप में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले वाले की कॉलोनी कमोवेश स्ट्रेट है, दूसरी की कॉलोनी स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी जिगजैग टाइप की है। जो स्ट्रेट है उनको उन्होंने एस टाइप से शो किया है। एस फॉर स्मूथ, मीन्स दे फॉर्म अ स्मूथ कॉलोनी। जबकि दूसरा जो आर टाइप है उसको आर या रफ टाइप ऑफ कॉलोनी है। रफ मीन्स कि उनकी कॉलोनी बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि ये इस तरह से थोड़ी सी जिगजैग टाइप की है। बस ये फ़र्क है। एक और बड़ा फ़र्क था, एस टाइप के गिर्द एक पॉलीसेकेराइड का कवर भी मौजूद था हर बैक्टीरियम के गिर्द। ये कवर कैप्सूल कहलाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस टाइप के बैक्टीरिया की 2 बातें यूनिक थी। एक तो उनकी कॉलोनी स्मूथ थी, दूसरा उनमें से हर सेल के गिर्द एक कंट्रोल कवर मौजूद था, और उस कवर को कैप्सूल कहा जाता। फिर अब उन्होंने क्या किया, वाइल द रफ, ये जो मैंने आपको बताया वही लिखा है इधर। अब उसने एक्सपेरिमेंट्स का आगाज़ इस तरह से किया है कि चूहे लिए हैं। चूहा ही क्यों, चूहे को एक्सपेरिमेंटल एनिमल कहा जाता है। बायोलॉजी की जितनी लैब्स होती हैं उसमें एक छोटा सा एनिमल हाउस रखा जाता है, और उस एनिमल हाउस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल रखे जाते हैं। उसमें सफ़ेद रंग के बहुत छोटे से क्यूट से चूहे रखे जाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं। एक तो बड़े हैं, उनको रेट या रेटस कहा जाता है, और दूसरे ये छोटे चूहे हैं जिनको माउस कहते हैं। असल में एक को माउस, एक से ज़्यादा को माइस। ये चूहे हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। तो एक्सपेरिमेंट्स का आगाज़ इसने इस तरह से किया है कि सबसे पहले हेल्दी माइस लिए गए हैं। उन हेल्दी माइस में एस टाइप के बैक्टीरिया इंजेक्ट किए इसने। बैक्टीरिया ज़ाहिर खून में इंजेक्ट किए गए। एस टाइप के बैक्टीरिया इंजेक्ट हुए। 1-2 दिनों में ही माइस के अंदर नमूनिया की अलामतें ज़ाहिर हुई और माइस मर गए। इसका मतलब ये हुआ कि एस टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनी वॉज वायरुलेंट डिजीज कॉजिंग को कहते हैं। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट पर उसने क्या किया, ऐसे ही माइस जो हेल्दी थे उनके ऊपर आर टाइप के बैक्टीरिया इंजेक्ट किए गए। आर टाइप। इससे माइस में कोई अलामतें जाहिर नहीं हुई और माइस जिंदा रहे, सरवाइव किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस टाइप वायरुलेंट है, डिजीज कॉजिंग है, लिथल है, डेथ का सबब बनता है। आर टाइप वायरुलेंट नहीं है। अब उसने फिर एक और एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। कंट्रोल के तौर पर उसने क्या किया, डेड एस को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। डेड एस वो थे जिनको हीट के जरिए मारा गया था। एक और एक्सपेरिमेंट में इसका जिक्र बाज़ जगह है, बाज़ जगह नहीं है। डेड आर को भी माइस के अंदर इंजेक्ट किया, यानी मरे हुए आर बैक्टीरिया को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। माइस पर कोई असर नहीं हुआ। लिविंग आर से कुछ असर नहीं हुआ था, तो डेड से क्या होना था। इसी तरह जो
वायरुलेंट एस टाइप के बैक्टीरिया थे उनको हीट के ज़रिए मारकर माइस के अंदर इंजेक्ट किया, माइस को कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि डेड एस वाज नॉन वायरुलेंट। ये तजर्बा इसने इसलिए किया था, इसको शक था कि कहीं जो कैप्सूल है इनका वो वायरुलेंसी का सबब तो नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए पता चल गया कि कैप्सूल इसका सबब नहीं था, क्योंकि मरे हुए एस बैक्टीरिया में भी कैप्सूल तो मौजूद था, लेकिन माइस नहीं मरे, तो इसका मतलब कैप्सूल का इसमें कोई किरदार नहीं था। फिर उसने एक और अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया कंट्रोल के तौर पर। ग्रिफिथ किल्ड सम एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया बाय यूजिंग हीट एंड इंजेक्टेड। जैसे मैंने कहा, उनके साथ उसने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में मरे हुए एस और लिविंग आर दोनों नॉन वायरुलेंट, उनको मिक्स करके इनके मिक्सचर को इंजेक्ट किया है। मरे हुए एस और लिविंग आर। ये एक्सपेरिमेंट ही यूनिक सा था, लेकिन नतीजा और यूनिक सा था। नतीजा इसलिए यूनिक कि उसने क्या देखा कि माइस में कुछ दिन में सिम्टम्स अपीयर हुए बीमारी के, और वो माइस मर गए। मरे हुए माइस का खून चेक किया इसने निकाल के, तो वो क्या देखता है कि जो आर टाइप के बैक्टीरिया थे उनके गिर्द एस टाइप का कैप्सूल भी अपीयर हुआ था। वही प्रोटीन थे जो एस के कैप्सूल में थे, और ये आर बैक्टीरिया जो थे वायरुलेंट हो गए थे। इस पूरे फेनोमेना को उसने ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। उसने ये कहा, डेड आर टाइप के बैक्टीरिया से कोई चीज़, कोई मॉलिक्यूल शिफ्ट हुआ है इनटू लिविंग आर, और उस मॉलिक्यूल ने डेड एस की कोई खुसूसियात उधर ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफ़र या मुंतकिल की हैं। इस फिनोमेना को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, जी, द ट्रांसफ़र ऑफ, अब इसकी डेफिनेशन अलग से आप याद रखेंगे, द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one organism to another by which genetic makeup of the recipient is altered, that is called transformation। means कि किसी मटेरियल का, ख़ास तौर पर अब जेनेटिक मटेरियल का, एक जानदार से दूसरे जानदार में इस तरह मुंतकिल होना कि जिसमें मुंतकिल हुआ है रेसिपिएंट, उसका जेनेटिक मटेरियल तब्दील हो जाए, उसकी खुसूसियात में फ़र्क आ जाए, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी ग्रिफिथ ने ये अजीब सी बात, ऑब्जर्वेशन मालूम की कि मरे हुए बैक्टीरिया से कोई लिविंग आर टाइप के बैक्टीरिया में कोई चीज़ मुंतकिल हुई थी, और ये मुंतकिल होने वाली चीज़ क्या थी वो ये नहीं बता सका। अब ये बातें काफ़ी अरसे तक इसी तरह रही। ये एक्सपेरिमेंट हुए थे 1928 में। उसके बाद जाके 1944 में साइंसदानों का ग्रुप है जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया था, ऑसवर्ल्ड एवरी, कोलिन मैकलॉड, मैकलिन मैकार्टी वगैरह एटॉल कहलाते हैं जब 2 से ज़्यादा हों साइंटिस्ट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के नाम से ये मालूम करने की कोशिश की कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो क्या है, वो चेक कर लें। इसलिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहला यह था कि उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया, ये चेक करने के लिए कि जो ग्रिफिथ ने दावा किया है वो अब भी सही है या वो उस वक्त तक के लिए था। तो जब एक्सपेरिमेंट किए एक एक करके, तो सेम रिजल्ट्स एंड सेम ऑब्जर्वेशंस अपीयर हुए। तो इसका मतलब था कि ग्रिफिथ ने जो बातें बताई थी या फाइंड आउट की थी वो आज भी सही थी। उसके बाद दूसरे मरहले पर उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया की केमिकल कंपोजिशन मालूम की। तो इनको पता चला कि बैक्टीरिया में 4 कैटेगरी के 5 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। यानी बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने हैं। लेकिन न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हैं, एक डीएनए है और एक आरएनए है। इसका मतलब ये हुआ जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि 4 कैटेगरीज के 5 मॉलिक्यूल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट एक तरह के हैं, लिपिड्स दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स तीसरी तरह के हैं, आरएनए चौथी तरह के और डीएनए 5वीं तरह के।
यानी ये मालूम करना चाह रहे थे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो कार्बोहाइड्रेट से हुई है, लिपिड से हुई है, डीएनए से हुई है, या आरएनए से हुई है, या प्रोटीन से हुई। तो ये मालूम करने के लिए उन्होंने बैक्टीरिया के सैंपल्स बना लिए। सैंपल इस तरह से कि मखसूस मीडियम में, ये ओसवाल्ड एवरी हैं जिन्होंने लीड किया है इस एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ को। इन्होंने क्या किया, सैंपल 1 लिया, यानी एक मीडियम है जहाँ पर ऐसे बैक्टीरिया रखे गए हैं एस टाइप के ऐसे डेड बैक्टीरिया रखे गए हैं जिसमें तमाम कार्बोहाइड्रेट को रिमूव किया गया है। यानी सैंपल नंबर 1 है डेड एस बैक्टीरिया का, जिसमें कार्बोहाइड्रेट सिरे से है ही नहीं। सैंपल 2 में कार्बोहाइड्रेट और सब कुछ है लेकिन प्रोटीन नहीं है। सैंपल 3 में सिर्फ लिपिड नहीं है। 4 में आरएनए नहीं है। 5th में फर्ज कर लें डीएनए नहीं है, बाकी सब कुछ मौजूद है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। तो सैंपल नंबर 1 यानी बैक्टीरिया का, एक मरे हुए डेड बैक्टीरिया का ऐसा ग्रोह है जिसमें से कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल रिमूव किया गया है, बाकी मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिविंग आर के साथ मिलाकर माइस में इंजेक्ट किया गया। तो कुछ ही दिनों में माइस में अलामतें जाहिर हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। इसका मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट का कोई अमल दखल नहीं है। इसके बगैर भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर सैंपल नंबर 2 जिसमें प्रोटीन हटाए गए थे, बाकी सारे मॉलिक्यूल थे, उनको भी ये हीट किल्ड डेड एस थे जिसमें से प्रोटीन हटाया गया है, बाकी मटेरियल को लिविंग आर के साथ मिलाकर इंजेक्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो इसका मतलब प्रोटीन भी इन्वॉल्व नहीं है। लिपिड को रिमूव किया, बाकी को रखा, डेड आर के साथ लिविंग आर के साथ मिलाकर इंजेक्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो इसका मतलब है लिपिड भी इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह आरएनए भी इन्वॉल्व नहीं है। आखिरी एक्सपेरिमेंट वो था जिसमें डीएनए मौजूद नहीं था। यानी डेड एस के जो सैंपल थे, डेड एस बैक्टीरिया, उनके कार्बोहाइड्रेट भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, आरएनए भी है, डीएनए मौजूद नहीं है। जब उसको लिविंग आर के साथ मिलाकर माइस में इंजेक्ट किया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मेदार डीएनए था और बाकी मॉलिक्यूल नहीं थे, लिहाजा डीएनए मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस हुआ। लेकिन साइंसदान जाहिर है एक एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड नहीं करते और वो इसलिए एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट भी करते हैं सॉरी, थोड़ा सा तब्दील भी करते हैं। तो जाके 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा कंफर्म करने का फैसला किया। कंफर्म करने के लिए उन्होंने फेज वायरस का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाता है। ये कमोबेश इस शक्ल का वायरस है जो बैक्टीरिया पर हमला करता है तो बैक्टीरिया मर जाते हैं। फेज वायरस इसीलिए कहते हैं, और फेज का मतलब वैसे ईटिंग है। तो इस बैक्टीरिया में वायरस सारे जितने भी हैं उन सब की खूबी ये है कि उनका एक प्रोटीन कोट होता है बाहर की तरफ और अंदर जेनेटिक कोर होता है। प्रोटीन कोट या प्रोटीन जो है, प्रोटीन की कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, जबकि जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसकी कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन जैसी है, लेकिन फास्फोरस इसमें अलग है। इन्होंने क्या किया, फास्फोरस और सल्फर के आइसोटोप इस्तेमाल किए। आइसोटोप भी रेडियो एक्टिव हैं, यानी ये रोशनी देते हैं एक तरह से और ये रंगीन है। फिर क्या किया है, यही चेक करने के लिए इनको ऐसे एक वायरस तैयार किए गए जिनके प्रोटीन कोट में सल्फर का आइसोटोप था S35 जो रेडियो एक्टिव भी था और लुमिनेंट, यानी इस प्रोटीन से समझो एक तरह की रंगीन रोशनी निकलती थी। ये वायरस चमक रहा था, इस रोशनी का एक कलर था। इसी तरह इन्होंने क्या किया, वायरस के कोर में मौजूद डीएनए में फास्फोरस का भी आइसोटोप हासिल किया SP32। इसका एक अलग रोशनी, इसकी अलग रोशनी थी। यानी समझो
वायरस के बाहर के कोट की रोशनी और थी, अंदर कोर की रोशनी और थी। अब इस वायरस को उन्होंने बैक्टीरिया पर हमला करने के लिए छोड़ दिया। बैक्टीरिया पर हमला करके एक्सपेरिमेंट को चेक करने की कोशिश की। ये फ़र्ज़ करें बैक्टीरिया है, वायरस को इसके ऊपर छोड़ दिया गया है और नज़ारा किया जा रहा है। याद रखना, वायरस के बैरूनी कोट का रंग और है और उसके अंदर कोर का रंग और है। जहाँ जहाँ ये जाएंगे अलग से नज़र आएंगे। तो जब ऑब्जर्वेशन जारी रही तो थोड़ी देर में पता चला कि बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ उसका कोर चला गया है, कोट बाहर बिखर गया है। वायरस का कोट, उसके सारे प्रोटीन्स एक एक पीस अलग होकर बाहर ही रह गया। अलबत्ता उसका सिर्फ कोर बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अंदर गया, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद इसी बैक्टीरिया के अंदर तकरीबन 200 वैसे ही वायरस वजूद में आ चुके थे जिसका कोर बैक्टीरिया के अंदर चला गया था। अब सवाल यह है, जब बैक्टीरिया के अंदर वायरस के प्रोटीन गए नहीं थे तो वैसे ही प्रोटीन यहाँ कैसे वजूद में आए? तो इसका मतलब ये प्रोटीन जो वायरस के थे और उसका डीएनए, इन सब को बनाने का जिम्मेदार वायरस का डीएनए था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात वाज़ेह हो गई, बल्कि क्लियर हो गई कि डीएनए इज़ द मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस। जो वालिदैन से खुसूसियात औलाद में मुंतकिल करने का मॉलिक्यूल है वो डीएनए ही है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद सब ने तस्लीम किया कि डीएनए इज़ द मटेरियल ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह हम फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात